शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड में एक विद्यालय की जो कई मायने में अपने आप में अलग है अन्य विद्यालयों से, खासतौर से चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे विद्यालय के भवन की बात हो, चाहे वहां के खेल की बात हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज की बात हो। तो मैं वहां के जो मेंटोर हैं, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और उन्होंने बहुत ही गरीबी से, बहुत तकलीफों से अध्ययन करके इस मुकाम में पहुंचे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादातर आईएएस अधिकारी दिल्ली या लखनऊ में अपना घर बनाते हैं, इन्होंने आपने बुंदेलखंड को ही और खासतौर से ये विद्यालय बनाने की कब सोचा आपने? नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक निचोड़ इतना बड़ा छोटे से जिले में ऐसे चैनल की शुरुआत की है। ऐसी शुरुआत आप ही से प्रेरणा एक देखने को मिली थी, लेकिन मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने इसके बारे में बहुत अच्छा देखा, बहुत बढ़िया सोचा और बहुत अच्छा आप ये करने जा रहे हैं। मैं बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं शुरुआत आप कर रहे हैं इस चैनल की और मेरे से आपकी हो रही बातचीत है। और वाकई में आपसे मेरा विशेष दिली लगाव रहा है। जब मैं सर्विस में जिले में थे तब से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, और जब आपसे मिलते हैं तो मुझे बड़ी एनर्जी आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस विद्यालय में आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिंह साहब, सबसे पहले ये कि चाहे आदमी बचपन में हो या सर्विस के अंत में, बीच में सोचता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, तो आपने ये आइडियल स्कूल बनाने का कैसे, कब सोचा? ये एक ट्रस्ट है, हमारे फादर थे श्री भगवान सिंह साहब। 2009 में उनकी जब डेथ हुई थी तो उस समय उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था। ये काफी समय तक ये कमजोर रहा ट्रस्ट। फिर जब हम लोग सर्विस में के करीब आए, रिटायरमेंट के करीब आने लगे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की एजुकेशन को कैसे और प्रमोट करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने ट्रस्ट में जो हमारा उन्होंने एक पद दिया मेंटर का, मैं उसमें आया और मैंने उनको सलाह दी कि एक सीबीएसई का एक अच्छा सा स्कूल ट्रस्ट बनाए। और उसमें फिर बहुत सारी चीजें हमने गाइड किया, उनको काफी बताया कि जैसे आज के परिवेश में अच्छी एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, उसके कुछ आइडिया दिए। सो मैं अपने पद के नाते मैं हर रोज आता हूँ इस संस्था में, और जितना मुझे वक्त मिलता है तो मैं इस बुंदेलखंड की एजुकेशन को प्रमोट करने के काम करते हैं। इसमें शर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं कि बुंदेलखंड को ही आपने क्यों चुना, तो बुंदेलखंड का तो मैं रहने वाला हूँ। मेरा गांव झांसी गुरसा के पास जौली गांव है और यहाँ मेरी ससुराल है। तो रिश्ते के नाते भी मेरा ड्यूटी बना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मैंने पढ़ा था और देखा था, सर्वे की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो 4-8% हमारे अभी बुंदेलखंड का बच्चा है, लोग हैं जो निजी और सरकारी नौकरियों में रोजगार अभी पा रहे हैं। केवल 5 से 8%, 4 से 8% है। ये अगर एजुकेशन को अच्छा किया जाए तो ये परसेंटेज अगर ऊपर चला जाएगा तो जो ग्रामीण परिवेश से लोग अभी कम सर्विस में आ पा रहे हैं या उन्हें कम संसाधन मिल पा रहे हैं, सरकार बहुत सुविधा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लिटरेसी कम हो जाने की वजह से उस योजनाओं का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर लिटरेसी ठीक हुई तो इसका फायदा शहर के लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन वो जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण एरिया से लोग हैं, उनको ज्यादा इसका बेनिफिट आएगा। उनको ऐसे नहीं बेनिफिट आएगा कि वो बाहर के दुनिया में दूर बड़े शहरों में जाके रुपए पैसा नहीं है, कम संसाधन है उनके पास में। अगर उनके जिले में ही एक ऐसी संस्था बन जाए तो हर जगह से चल के आदमी सुबह पढ़ेगा, शाम को वापस माता पिता के घर जाके 2 रोटी खाएगा, माता पिता से बात करेगा और वो तरक्की कर जाएगा। तो ना अपने वो परिवार को ठीक करेगा, अपने गांव को ठीक करेगा, अपने रिश्तेदारी को ठीक करेगा, अपने जिले का नाम रोशन करेगा। ऐसी फीलिंग थी सरवर साहब की मैं इन्हें गाइड करूं, इस ट्रस्ट को गाइड करूं कि तुम इस लेवल पे काम करो। तो ये उसकी परिणति है कि जो आप कह रहे हैं कि विद्यालय ठीक काम कर रहा है। तो जैसे सिंह साहब, ये है कि ज्यादातर लोग जब अच्छी एजुकेशन की बात सोचते हैं
तो दून स्कूल उनके दिमाग में रहते हैं, और भी तमाम बड़े स्कूल रहते हैं, और वहां के बारे में पता है कि उनकी बड़ी अच्छी सैलरी है टीचरों की। तो हमें अगर अच्छा करना है तो अच्छी बिल्डिंग, अच्छे वातावरण और अच्छे ये चीजों करने के लिए, और अच्छे सब डिपार्टमेंट, खेल से लेकर के और एजुकेशन के सारे, तो ये जो आपने प्रेरणा ली बनाने की, तो वो उसको क्या आधार बनाया आपने खासतौर से? अब सर ऐसे था कि मैं 2 यूनिवर्सिटियों का रजिस्ट्रार भी था, आगरा यूनिवर्सिटी और कानपुर का जो HBTI था, अब तो HBTU हो गया, उसका मैं रजिस्ट्रार था। वहां के जो डीन डायरेक्टर प्रोफेसर होते थे वो पढ़ाते थे, तो उनका तरीका देखते थे हम, तो कई बार तो चले जाते थे उनकी क्लासों में, पीछे बैठ के देखते थे एज ए रजिस्ट्रार के वो कितना उनको ज्ञान है। कोई बुक्स नहीं, सीधे जाते थे, ऐसे बोलते थे, और लड़के बैठ करके उसको लिखते थे, पढ़ते थे। उनसे मैंने सीखा कि एजुकेशन कैसे इंप्रूव होती है। बहुत मिला, 3-3.5 साल उन 2 विश्वविद्यालय के बीच में मैं रजिस्ट्रार रहा। सो ये समझ में आ गई थी कि एजुकेशन अगर हमें अच्छी देना है तो संसाधन भी हमें ठीक करना होंगे। अगर बाहर की दूसरी दुनिया के अच्छे पढ़े लिखे लोग, योग्य टीचरों को अगर हम किसी राज्यों से लाते हैं तो उन्हें पहले उनके रेजिडेंस होना चाहिए। सो उनकी बहुत अच्छे सुंदर ट्रस्ट में अच्छे भवन बना दिए, खेल के चीजें बना दी उनके लिए, खाने के लिए एक अच्छी सी कैंटीन है, स्विमिंग पूल है उनके लिए, इलाज के लिए जो चीजें हैं वो विद्यालय देता है, खाने का निःशुल्क खाना कर रखा है। मार्केट जाना है तो व्हीकल्स है, उससे आप जाइए और अपनी मार्केट से जो चीजें लेना हो उनको लेके आप बाहर आ जाइए। तो जब उनको सुविधा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, तो फिर वो यहाँ आके रुके। कुछ टीचर तो सरवर साहब ऐसे हैं कि 4-4, 5-5 साल हो रहा है। अच्छा, फाउंडेशन में आए थे, अभी भी है। बहुत अच्छे। उसमें भुवनेश्वर है, पश्चिम बंगाल है, आसाम से लोग हैं, पंजाब से लोग हैं, दिल्ली से है, हरियाणा मध्य प्रदेश से, केरला है, आंध्रा के कुछ लोग, बहुत सारे, करीब 15-16 राज्यों से हमारा 60-65 टीचर है। और कानपुर से वो हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो 25-26 साल की उनका एक्सपीरियंस है, और वो रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन वो बहुत बाहर रहे। उनके बीच में संपर्क में आए तो वो आए, उनकी बड़ी निपुणता है, उनको बड़ा नॉलेज है, अच्छा सा चीजों को कर रहे हैं वो। उनका भी लाभ संस्था को मिल रहा है। उन्हें लाए तो उन्होंने भी आके देखा पहले कि मैं रहूंगा कहाँ, घूमूंगा कहाँ, पढ़ाऊंगा कैसे, तो उन्होंने कैंपस देखा, ये सब चीजें देखी, अपना घर देखा। वो फैमिली के साथ आए थे, तो पूरा परख देख करके उन्होंने अपनी सहमति दी, और आजकल वो अच्छा कर रहे हैं। तो उन टीचरों को लाने के लिए यहाँ संसाधन करना जरूरी था, क्योंकि जिन कॉलेजों का आप नाम ले रहे हैं वो 100-150 साल पुराने हैं। उनकी यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने अच्छे संसाधन है कि उनके हर कोई जाना चाहेगा। बड़ी फीस है यहाँ तो, अगले 40,000 की फीस हो गया, या और विद्यालयों के दूर है, मेयो कॉलेज है, सिंधिया कॉलेज है, बहुत बड़े लोगों के हैं वो, और बड़े संसाधन वाले। हाँ, लेकिन वो अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। उनका अच्छा फीस का जो भी स्ट्रक्चर है उनका, लेकिन वो उनका वो पढ़ाने का तरीका अच्छे है, उनको हम फॉलो भी करते हैं, उनका देखते भी हैं। ये किस ईयर में आपने यहाँ पे इसको बनाया? करीब 2009 में फादर थे, उन्होंने 2009 में इसकी स्थापना की थी। तो पहले उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया था इसी के, भगवान सिंह डिग्री कॉलेज, भगवान सिंह डिग्री कॉलेज। और इस ट्रस्ट की जो चेयरमैन है वो मेरी मदर-इन-लॉ है, श्रीमती सुशीला देवी जी। जी, उनकी वो वाइफ थी। हाँ। तो पहले तो शुरुआत वहां से हुई थी। फिर जब मुझे लगा कि जब मैं 2 विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार होके लौटा, तो मैंने ट्रस्ट को एक सलाह दी कि 2017-18 में कि आप एक अच्छा CBSE का स्कूल अगर आप बनाए, तो संसाधन नहीं थे, इसके ऊपर थोड़ा कर्ज भी था, पैसा देने का कर्ज अभी भी काफी बाकी है इनको देने के लिए, बनाने के लिए पैसा ट्रस्ट ने लिया है बैंक लोन से। तो वो पैसा नहीं था, तो वो 2 साल हमारे बात पर विचार नहीं हुआ। फिर जब संसाधन थोड़े से ठीक हुए कोविड के बाद से, तो फिर उन्होंने ध्यान दिया और ऐसे एक संस्था ये वाली खड़ी किया। ये करीब कई एकड़ में है ये अपनी? ये 12 एकड़ में, 12 एकड़ में पूरा स्कूल है। इसमें एक हॉस्टल भी है,
बच्चों का 200 सीटेड का हॉस्टल है, अच्छा है। कभी आप चलिए तो आपको डेयरी दिखाएंगे, वहां आपको बड़ा मजा आएगा कि सर्वसा वहां गाय पाल रखी, बच्चों को उनका गाय का दूध देते हैं, वो पनीर घी दूध वो उनकी यही का सब्जी है, उसमें सब्जी उगा रहे हैं यही पे। हाँ, उनकी सब्जियां हैं, वो सब्जी ऐसे उखाड़ के लाते हैं कि मुझे भी जरूरत पड़ी, उन्होंने दो निकाला और काट के वो खिला रहे हैं। तो वो हॉस्टल भी बड़ा अच्छा है। दूर से जो बच्चे हैं, बहुत दूर से लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, जैसे वहां पे क्लब सिस्टम है वहां पे बाहर के, तो आपने भी अपने यहाँ क्लब में बनाए छात्र छात्राओं के लिए? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छी बात आपने उठाई। जिन कॉलेज पे आप नाम कर रहे हैं कि जो दून है, सिंधिया है, मेयो कॉलेज है, इन कॉलेज में क्लब कल्चर है एक। तो मैंने ये देखा कि जब मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में 93 की बात करूंगा आपसे, तो जो बोर्ड ने हमसे जो क्वेश्चन किए थे, तो उनके क्वेश्चन वो पढ़ाई लिखाई के अलग के दुनिया के थे, तो मेरे वो कम समझ में आए। मुझे लगा कि ये चीज तो हमने की नहीं है, ये तो बहुत कठिन की बात है। हालांकि फिर उनको पढ़ के बुक्स को तैयारी करके अपना आगे के फ्यूचर का प्लान तो किया, लेकिन 93 में मुझे ये लगा था कि यार ये सब चीज तो हमने बचपन में किया नहीं है। तो जो क्लब कल्चर की आप बात कर रहे हैं, वो 18 क्लब है। मैंने सलाह दिया था पिछले साल कि जैसे ये बड़े कॉलेज, अच्छे कॉलेज हैं जो, और उनकी क्लब कल्चर है, जैसे फुटबॉल क्लब है, बास्केटबॉल क्लब है, बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज का है, म्यूजिक है, 2 प्रकार के डांस है, स्केटिंग है, इसकी पेंटिंग का है, ड्रामा है और ताइक्वांडो है। और इन सबके एक्सपर्ट हैं? इनके सबके एक्सपर्ट हैं, वो बाहर के लोग, कोच है, वो बाहर के इंस्ट्रक्टर और कोच वो बाहर से लोग हैं। तो वो उनका चयन किया, क्लब बना, ट्रस्ट के बीच में ये बात गई। चयन करते समय छात्र छात्राओं की रुचि देखते होंगे आपके कि उनका किस खेल में, किस कल्चर में। ये ऑप्शन हो, जैसे स्कूल खुलता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो उनको एक छोटा सा कार्ड जाता है कि आपको किस क्लब में जाना है। वो ऐसे उनका कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं क्लास टीचर, और फिर वो सारे चला जाता है एक सिस्टम में, वहां बैठ करके पूरा डिवीजन बना देते हैं वो कि कौन सा बच्चा किस खेल में, जहां उसकी रुचि है वो वहीं जा रहा है। शर्मा जी, एक और बड़ी मजेदार बात क्या है कि वो बच्चा पूरी साल सिर्फ वो उसी क्लब में जाके महारत हासिल कर रहा है, वो भटक नहीं रहा है इधर नहीं। अगर उसे शतरंज को बहुत अच्छे से गुण से सीखना है तो उसी में जाएगा। पूरे साल शतरंज में बैठ के ही वो देख रहा, खेल रहा। ये है बढ़िया। अगर किसी को क्रिकेट में, अभी कुछ बच्चे हैं जो बाहर खेलने गए थे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 2 साल या 3 साल खेलते हैं हुआ है, वो बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। अभी यहाँ गर्मियों में हमने शहर के लोगों को इनवाइट करके मैच कराए थे, 12-13 टीमें आई थी, उसमें एक टीम हमारे DWPS के बच्चों की वो, तो वो खेले, तो उन क्लब में जाके पूरे साल बच्चा खेल रहा है। तो जो हमने आपसे कहा कि 93 में सिविल के इंटरव्यू में जब मैं फंसा था और भोगा था कि यार ये चीज तो हमने सीखी नहीं थी, ये तो हमारे यहाँ होती नहीं थी, तो क्यों ना वो 93 में जो एक समस्या हमारे सामने आई थी, वो इन बच्चों के सामने, वो इनको ना आए। अब जब इंटरव्यू सिविल के जाए, डॉक्टर का जाए, इंजीनियर का जाए, डिफेंस का जाए, किसी सर्विसेज में जाए, तो शर्मा जी वहाँ गहराई से बात तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो निचोड़ है ना आपका, ऐसे ही निचोड़ा जाता है, ज्ञान का निचोड़ निकाल कर निचोड़ा जाता है। ये क्लब में जो बच्चा सीख के जा रहा है ना, इसकी एक आउटर बाउंड्री तैयार हो गई है। जो बोर्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो जब बात को पूछते हैं ना, बहुत बारीकी से जाती, क्योंकि तो 18, 20 साल का, उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ तो मेंबर लोग होते हैं, वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, वो होते हैं तो करीब 30-35 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आपने ये जो CBSE का जो आपने विद्यालय का दिलाया, सबसे पहला किस ईयर में आपका बैच था? ये 2020-21 में हमारा एक बैच आया था। अच्छा, इसके पहले आपका शुरू हुआ था कोविड के पहले? कोविड जिस साल आया था, ये उसी साल इसका स्कूल खुला था। तो कोई 500-700 बच्चे इसमें आए थे, और कोविड इफेक्ट हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लासेस दी। और ऑनलाइन क्लास का फिर इस स्कूल को एक अवार्ड भी मिला। अच्छा,
तो वो ये मिला कि इंडिया में कई ऐसे स्कूल थे जिन्होंने ऑनलाइन कर रहे थे उस टाइम किया था, तो इसको इस स्कूल को एक अच्छा, तो उस समय यहीं से आप सारे घरों में तो बच्चों को यहीं से एजुकेशन दे रहे थे। फिर उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ, नया जीवन मिला शुरू किया, तो फिर ये ऑफलाइन क्लासें हुई, फिर बाहर से टीचर आए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो और ठीक करना था उसको किया, खेल के मैदान बनाना थे फिर वो बनाए गए। कुछ पैसे कम पड़े तो कुछ चीजें रोकी गई, जब फीस मिली थोड़ा सा पैसा बचा तो वो चीजें भी पूरी हो गई। अब जो 18 क्लब बन गए ये कंप्लीट हो गए। जी जी जी। किसी दिन आप पता नहीं क्या खेलते हैं, आप आपको चल के दिखाते हैं उन क्लब को। जी जी। आप परिवार के साथ आइए या दोस्तों के साथ आइए, तो एक बार मैं चाहूंगा कि और शहर के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो भी अगर इस स्कूल के क्लब देखना चाहें तो उनका स्वागत है, तो उनका स्वागत है। वो आए, गेट पर अपनी एंट्री लें, अपना डिटेल डाल दें और बोले मुझे क्लब देखना है आपके, वो रिसेप्शन पे करें तो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं उनको दिखाएं। ऐसे क्लब सिंह साहब, ये एजुकेशन के मामले में बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आपने जो अपने विभिन्न जो सब्जेक्टों के जो एक्सपर्ट बुलाए पूरे देश भर से, तो उनके माध्यम से आपने ईयर बाय ईयर किस तरह से इम्प्रूव किया रिजल्ट वाइज? अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें पहले साल का जो रिजल्ट आया था किस साल में? हमारा 2020 में 21 वाला 21 में। हाँ, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था और 97% उसके बोर्ड में, हाई स्कूल बोर्ड में 97% था और वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना था। वाह। फिर 90 अगले साल 98% हुआ, अगले साल वो 98 कुछ हुआ, इस साल का जो टॉपर हुआ वो 99। ये तो शायद जिले से भी शायद उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड में कुछ टॉपर है, ये क्या नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उस बच्चे का लगभग 90% के आसपास था इस बार का जो टॉपर था। सो ये जो मैंने आपको परसेंटेज का क्रम बताया, ये हर साल से इस स्कूल का बोर्ड का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव कर रहा है। वेरी गुड। तो ये शायद ऐसा ही हो रहा है कि जो टीचरों के पढ़ाने का अनुभव है, हमारे यहाँ हेडमिस्ट्रेस होती है, हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल होते हैं, हमारे यहाँ सीनियर कोऑर्डिनेटर होते हैं, जूनियर कोऑर्डिनेटर है हमारे पास और प्रिंसिपल है। ये सब लोगों का एक जो ग्रुप है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है शार्विल साहब, जो मेरे बेटे साहब हैं, उनका बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा इनपुट है। ये बताइए कि जैसे एजुकेशन के साथ साथ क्या जैसे पीएमटी, एनडीए, ऐसे और भी चीजों की तैयारी आप कराते हैं क्या अपने बच्चों को? उसमें जैसे हमारे बोर्ड के बच्चे हैं, उनको हम लोग प्री बोर्ड कराते हैं परीक्षा के। जैसे हमारे यहाँ 5-6 प्री बोर्ड, कभी 7 प्री बोर्ड भी यहाँ होते हैं। तो वो प्री बोर्ड ऐसे कर लीजिए कि एक परीक्षा को बच्चे ने 7 बार लिखा। आपने तो लिखा था, तो हमने लिखा एक ही बार, कोई बोर्ड नहीं होता था, यूपी बोर्ड से था, तो एक ही बार सीधे परीक्षा हुई और बैठे तो कांपते हुए कापी हाथ में लिया और फिर लिखा, तो वो ठीक हुई बात। यहाँ से वो बच्चा 7 टाइम्स प्री बोर्ड दे रहा है। तो वो जो बड़ी कंपटीशन जिनका है कि एनडीए, इनकी चीजें, इनकी काफी जानकारी उस करते करते बच्चों को हासिल हो जाती है। अच्छा, यहाँ से जो बच्चे निकले हैं इधर खासतौर से 20-21 से लेके अब तक 26 तक, तो इनमें से कोई बाहर निकल के किसी कंपटीशन? अभी तो पिछला बैच इंटर का निकला था, तो जेई मेंस में कुशाग्र गुप्ता थे, वो कुशाग्र गुप्ता का जेई मेंस में सिलेक्शन हुआ है और बीएचयू उसको मिला है, उसकी अच्छी थी। अच्छा। ऑल इंडिया रैंक उसकी 2400 कुछ थी। अब ये जो बच्चे इंटर पास करके जहां जाएंगे कंपटीशन में, वो अपना क्योंकि उनकी बुनियाद अच्छी है, उनकी ठीक और उनकी तैयारी है 7 बार की, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। और एज ए IAS ऑफिसर आप रहे हैं, तो आपको ये बात भीतर हमेशा कर सकती है होगी कि गांव में हमने किस तरह से पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूल में पट्टी बोर्ड का में हैं, और ये बच्चे निकल के आगे जाएं
तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने को गढ़ रहे हैं, क्या ऐसा फील होता है? लगता है आपने मेरी जो ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा है, वो आप पढ़ चुके, तब आपने मुझको बोला कि वो पट्टी में लिखा गया। गांव का परिवेश शर्मा जी साहब बहुत कठिन था, बहुत। उस अगर बुक को पढ़े, आप बता रहे थे काफी पढ़ लिया, तो रोना आता है। वो गरीबी जो थी उस समय की, उसकी व्याख्या मैंने अपने बुक में किया है कि खाने तक का कभी कभी दिक्कत होती थी। स्कूल की फीस नहीं मिली तो नाम भी कटा, पिटाई भी पड़ी, मार भी खाई, क्लास से भी बाहर खड़े हुए, क्लास के कोने में भी खड़े हुए, ऐसे भी हाथ से सीधे पढ़ते थे और ऐसे भी हाथ में पढ़ते थे। लेकिन शर्मा जी सर, ऐसे हाथ में पढ़ता था ना डंडा तो कम लगता था, लेकिन जब उल्टे में पढ़ता था ना तो आपने शायद कभी उल्टे हाथ नहीं लगा, सीधे हाथ खाया, सीधे हाथ लगता है। तो मुर्गा भी बने, तो वो बहुत अच्छा। हाँ, वो भी हुआ है। हमने उसमें शायद लिखना भूल गया मैं, सारी बातें तो नहीं हो सकती लेकिन खास बात होती थी। तो वो गांव का जीवन था, कठिन था। तो वो लड़के जो हैं उस तकलीफ से ना गुजरे, ये आपके मन में मैंने उसको भोगा, गरीबी को भोगा, और मैं सोचा कि वो पैसे का इंतजाम कैसे हुआ, फिर भी पढ़ा। अब मैं जब बच्चों के बीच में आता हूँ, सेमिनार इकट्ठा करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ कि मनी फैक्टर नहीं है, फ्यूचर बनाने के लिए पैसा बाधा नहीं है बहुत ज्यादा। आपके पास है, इकोनॉमी ठीक हो रही है, सरकार ठीक काम कर रही है, तो आदमी की आय बढ़ रही है। आप जब हम इस जिले में आए थे तो आप थे और मैं था। लेकिन अब के जमाने का चीजें देखिए तो उरई बदल रहा है, विकास हो रहा है, लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो पैसे की जो कमी थी उस समय, अब पैसे लड़कों के पास है, माता पिता के पास पैसे है, तो पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें खरीद करके। जैसे आपने गरीबी से पढ़ा है, पढ़ने की वजह से जीवन बदला है, तो आपके मन में है कि आपके विद्यालय में चूंकि फीस तो ऐसे गरीब बच्चे जो मेधावी हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? उसमें 18 करीब बच्चे हमें ऐसे मिले थे जिनके माता पिता आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम पर पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे को हमें आपको यहाँ ही पढ़ना है। कुछ बच्चे आए, वो जिद कर गए कि हम यही पढ़ा, मैं तो यही पढ़ूंगा। तो ट्रस्ट है हमारा इस पे काम कर रहा कि गरीब बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग पढ़ा देते हैं, उनकी किताबें भी हम देते हैं, हम पैसे भी देते हैं उनके फीस के, और ड्रेस भी देते हैं। साल भर का सारा दिन करीब शायद 18 बच्चा है जो हमारा ट्रस्ट उस पर वहन कर रहा है। और आरटीई के माध्यम से जो हमें सरकार कहती है कि इन बच्चों को आप पढ़ाओ, हम उनको भी पढ़ा देते हैं। और मैं तो आपसे भी कहूं और आपके चैनल वालों से भी कहूं कि आपका कोई बच्चा पढ़ने की इच्छा रखता हो, होशियार हो और नहीं पैसा है, तो आप शर्मा जी का एक खत लिखवा लेना कि ये बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो हम बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका ये विद्यालय तरक्की करे और निरंतर नए यहाँ के बच्चे निकल के जिले से बाहर देश प्रदेश में नाम रोशन करे, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ, और आभारी तो मैं आपका 99 से हूँ, जब प्रशासन में जब चीज टकराती थी और आप हमारी बात मान लेते थे। तो ऋणी तो मैं आपका उस समय से हूँ, और आज आप आए, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात को शहर के लोगों तक पहुंचा सकूं कि एजुकेशन से हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा और मेरा मानना है भाई साहब कि जो अपने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा कि जीवन को अगर कुछ बदल सकते हो तो वो केवल शिक्षा है, और कोई चीज से आप नहीं बदल सकते। बेहतरीन बात। तो हम उनके अपने पूर्वजों के अपने जो भी हमारे चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, कोई भी हो, रामकृष्ण हो, उनकी शिक्षाओं को लेकर के जो ये है कि एजुकेशन ही आपको बदल सकते हैं, तो उसमें आप लगे हो, ये सबसे समाज के लिए पुण्य का काम है। और वाकई में शर्मा साहब मुझे कहता है कि अभी 2030 जो मैंने अपना आकलन किया है, ये भगवान करे सच हो जाए शायद, कि 2030 के बाद यहाँ बच्चे एक डिब्बा मिठाई लेके नीली बत्ती से, लाल बत्ती से, बड़ी गाड़ी से, छोटी गाड़ी से आना शुरू कर देंगे कि मेंटर कहाँ है साहब, सर मैं ये हो गया, मैं ये बन गया, मैं 2030 के बाद शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 20 से शुरू हुआ है, तो 30 तक शुरू हो जाएगा, तब तक वो कुछ बन के आने लगेंगे।
बहुत बहुत आपको इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा, थैंक यू।